नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी मित्र भाई बहन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल रूट लेवल से डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल की जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बाइनरी सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, मशीन लैंग्वेज, लॉजिक गेट्स, मेमोरी और डेटा स्टोरेज के बारे में विस्तार से बहुत ही साधारण सी भाषा में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर और मोबाइल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके काम करने के तरीके बिल्कुल एक जैसे ही हैं। सभी ऑन ऑफ सिग्नल को ही समझते हैं और सभी फ्रीक्वेंसी पर ही काम करते हैं। इसी ऑन ऑफ सिग्नल को हम कई नामों जैसे कि 1 और 0, ट्रू और फॉल्स, सिग्नल हाई, सिग्नल लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिज्म, ब्लैक और वाइट, लाइट ऑन लाइट ऑफ आदि कई नामों से जानते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 को बिट बोला जाता है और यही कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 नंबर सिस्टम से तो अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबरों का उपयोग किया जाता है। वहीं बाइनरी सिस्टम, जिसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, में सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर की भाषा है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ को समझते हैं। शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए ही किया जाता था और सिर्फ रोमन लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। पहले 5 बिट और 6 बिट बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया गया, जिनकी अपनी एक सीमाएं थी। इसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर और नंबर नहीं आ पा रहे थे। बाद में 1963 में ही 7 बिट बाइनरी सिस्टम को पहली बार प्रयोग में लाया गया। इसी के साथ ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्रयोग पहली बार किया गया। 7 बिट बाइनरी सिस्टम में पहले डेटा को ASCII कोड में बदल दिया जाता है और फिर इसे बाद में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सिर्फ रोमन लिपि की ही मैपिंग की गई है और अपर केस और लोअर केस अक्षरों के लिए अलग अलग मैपिंग होती है। उदाहरण के लिए इंग्लिश का अल्फाबेट A का ASCII कोड 65 है, जिसे बाइनरी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जबकि लोअर केस A का ASCII कोड 97 है और इसे बाइनरी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इस सिस्टम में कुल 128 अलग अलग कैरेक्टर कोड शामिल हैं, जो 7 बिट बाइनरी सिस्टम यानी कि 2 to the power 7 इक्वल टू 128 के भीतर कवर हो जाते हैं। अब हालांकि 7 बिट बाइनरी सिस्टम ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त था, लेकिन डिजिटल इंफॉर्मेशन में पावर ऑफ 2 को एडप्ट करना ज़्यादा सरल था। इसलिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए बाद में राउंड फिगर में से 8 बिट का कर दिया गया, जिसके जरिए अब 2 to the power 8 यानी कि 256 तक के सिंगल इनपुट इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते थे। इसका एक फ़ायदा तो यह हुआ कि इसमें अब और अधिक ग्राफिक्स, कैरेक्टर और सिंबल के साथ ही इंग्लिश के अलावा अन्य दूसरे लैंग्वेज के लेटर को भी ASCII कोड में मैपिंग करने का काम आसान हो गया। 8 बिट डेटा के साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले IBM कंप्यूटर ने 1964 में सिस्टम 360 को पेश किया, जो कि पूरी तरह से 8 बिट आर्किटेक्चर पर आधारित था। फिर इसके बाद 1974 में इंटेल कंपनी ने भी इंटेल 8080 और जाइलोग कंपनी ने अपना जाइलोग Z80 1976 में पहली बार मार्केट में उतारा। उसके बाद तो फिर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। इस तरह 8 बिट सिस्टम मेमोरी एड्रेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग का एक स्टैंडर्ड बन चुका था और अब इसको ही एक आधार मान लिया गया। 8 बिट सिस्टम के आर्किटेक्चर ने सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी और फ्यूचर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट के काम को काफ़ी आसान कर दिया। आज भी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर और डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और इसी आधार पर इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर आज भी 32 बिट और फिर 64 बिट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम में नंबर को कंप्यूट करने के लिए हम डिजिट वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन सबको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हमें 1983 को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा। बाइनरी सिस्टम में भी हम सिमिलर मेथड को ही फॉलो करते हैं, बस अंतर यही है कि यहाँ पे 10 बेस सिस्टम की जगह 2 बेस सिस्टम का उपयोग करते हैं। इस तरह यहाँ पर 0 और 1 का ही उपयोग होता है। अगर हमें 19 का बाइनरी कोड निकालना हो तो वह कुछ इस तरह से होगा। अब डेसिमल को बाइनरी बदलने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कोई सा भी एक डेसिमल नंबर लीजिए और उसको 2 से भाग देते जाइए। इससे या तो शेष 0 आएगा या फिर 1। अब इस शेष बचे अंक को उसके सामने दाईं ओर लिखते जाइए जब तक कि भाग्यफल यानी क्वोटिएंट 0 ना हो जाए, कुछ इस तरह से।
अब आइए थोड़ा ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्टल बेस 8 डेसिमल सिस्टम है जिसमें सिर्फ 0 से लेकर 8 तक के नंबरों का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर साइंस और डिजिटल ट्रांसमिशन में बहुत ही उपयोगी है और इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इसमें हम बाइनरी वैल्यू को ही 3 बिट के समूह या ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे कि बाइनरी संख्या 110011 को हम क्रमशः 110 और 011 भी लिख सकते हैं। नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के लिए इसी ऑक्टल सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पर बाइनरी वैल्यू 110011 को ऑक्टल में करने पर 2 बाइनरी वैल्यू सामने आती है। पहला है 110 जो कि 6 ऑक्टल वैल्यू है और दूसरा है 011 जो कि 3 ऑक्टल वैल्यू है। अब इन ऑक्टल वैल्यू को जब हम एक साथ लाते हैं तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वह है 63। इस तरह बाइनरी वैल्यू 110011 को ऑक्टल में बदलने पर 63 आता है। अब ऑक्टल को बाइनरी बदलना भी काफ़ी सरल है। इसके लिए हम प्रत्येक ऑक्टल वैल्यू को 3 बिट की बाइनरी संख्या में बदलेंगे। इससे बाइनरी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए 57 ऑक्टल वैल्यू को अगर हम बाइनरी में बदलना चाहेंगे तो इसे पहले 3 बिट के ग्रुप में कर लेंगे और फिर इनका बाइनरी निकालेंगे। यहाँ पर पहले हम 57 को 2 भागों में बांटेंगे तो वैल्यू आएगा 5 और 7 और फिर इसे हम बाइनरी में बदलेंगे। 5 का बाइनरी होगा 101 और 7 का बाइनरी होगा 111। अब इन बाइनरी वैल्यू को एक साथ जोड़कर सीरीज में रख देंगे। अब बाइनरी वैल्यू होगी 101111। तो इस तरह 57 ऑक्टल का बाइनरी वैल्यू हुआ 101111। प्रारंभ में कंप्यूटर कोडिंग के लिए प्योर बाइनरी सिस्टम का ही उपयोग किया जाता था जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये काफ़ी समय लेता था और ये बेहद पेचीदा भी था, इसलिए इसको थोड़ा आसान बनाया गया और फिर बाद में इसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम को शामिल किया गया। हेक्साडेसिमल सिस्टम ने बाइनरी कोड को लिखना और पढ़ना ज़्यादा आसान बना दिया। हेक्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है 6 और डेसिमल मतलब 10। तो इस तरह इसमें 16 डेसिमल बेस का उपयोग होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस 10 सिस्टम के नंबर को ही आगे बढ़ाकर इसमें अंग्रेजी के 6 अल्फ़ाबेट्स जोड़ दिए गए हैं जो कि हैं ABCDE और F। हेक्साडेसिमल में 4 बिट बाइनरी का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम में प्राय हम लोग हेक्साडेसिमल का प्रयोग पेयर में करते हैं। हालांकि कुछ केसेस में सिंगल हेक्स का प्रयोग भी हम लोग करते हैं और यह भी पूरी तरह से वैलिड है। इस तरह से हेक्साडेसिमल की अधिकतम संख्या F हमारे 4 बिट बाइनरी की अधिकतम संख्या 1111 के बराबर है। इस तरह से कुल जमा 2 4 बिट बाइनरी हमारे 8 बिट बाइनरी यानी कि संपूर्ण 1 बाइट के बराबर हुई। दूसरे शब्दों में 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हमारे 1 बाइट के बराबर है। कंप्यूटर कलर कोडिंग में भी प्रायः हम लोग हेक्साडेसिमल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाइट कलर को हम लोग #6 टाइम्स F से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 बिट बाइनरी सिस्टम में हम लोग अधिकतम 0 से लेकर 255 तक जा सकते हैं, यानी ये कुल हुए 256। इस तरह से 2 हेक्साडेसिमल के अधिकतम अंक यानी FF मिलकर हुए 255 डेसिमल, या फिर इनको बाइनरी में आप लिखेंगे तो ये हुए 11111111 यानी कि 8 बिट, जिसको हम 1 बाइट डेटा भी कहते हैं। अब आया आपको कुछ समझ में? अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आस्की टेबल में सिर्फ रोमन लिपि की मैपिंग की गई है, इसलिए हिंदी, फ्रेंच और ग्रीक आदि अन्य भाषाओं के लिए UTF-8 या अन्य कैरेक्टर इनकोडिंग का प्रयोग करते हैं और फिर बाद में इनको हम हेक्स या हेक्साडेसिमल बदलते हैं। जैसा कि हमने जाना कि आस्की टेबल के नियम के आधार पर प्रत्येक अक्षर के लिए 1 अंक तय किए गए हैं ताकि इनको बाइनरी में बदला जा सके। तो इस तरह से यह 1 बाइट का ही होता है, लेकिन UTF-8 में यह इससे कहीं अधिक का भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 से लेकर 8 बाइट तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हिंदी देवनागरी के अक्षर अ की वैल्यू हेक्स में E0 A4 85 होगी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि 2 हेक्स मिलकर 1 बाइट बनती है, तो इस तरह से यहाँ पर 6 हेक्स का उपयोग हुआ है, तो यह हुआ कुल 3 बाइट। देखा आपने, जहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर A 1 बाइट लेता है तो वहीं हिंदी का अक्षर अ अक्षर लेता है पूरे 3 बाइट, यानी 3 गुना ज़्यादा। इसलिए हिंदी में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स या लिपि डेटाबेस या डिस्क पर अधिक जगह लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मशीन लैंग्वेज का ककहरा।
अब आइए सीखते हैं कुछ बाइनरी अर्थमेटिक्स। सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी में जोड़ना यानी कि बाइनरी एडिशन। ये बिल्कुल हमारे डेसिमल यानी कि दशमलव में जोड़ने जैसा ही होता है, बस अंतर यहाँ यही है कि सिर्फ यहाँ पर दो अंकों यानी कि 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं। इसको जोड़ने के नियम कुछ इस तरह से हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 1 0 होगा। यहाँ पर 0 लिखा जाएगा और 1 कैरी ओवर होगा। अब आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 1 0 1 0 और 1 0 1 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 0 1 0 1। चलिए अब सीखते हैं बाइनरी में घटाना यानी बाइनरी सब्सट्रैक्शन। इसके भी नियम काफ़ी हद तक डेसिमल सब्सट्रैक्शन के जैसे ही हैं। यहाँ पर नियम है 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1। यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा। अब चलिए जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है 1 0 1 0, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 1 0 1 तो वैल्यू आएगा 0 1 0 1। अब चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू है 1 0 0 0 और इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 0 1 1 तो वैल्यू आएगा 0 1 0 1। चलिए इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ भी हम सब्सट्रैक्शन दाई ओर से ही करते हैं। यहाँ पर 0 - 1 करना है जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम दूसरे बिट से उधार लेंगे। दूसरा बिट बोलता है भैया मैं उधार नहीं दे सकता, रुको मैं अपने पड़ोसी बिट यानी कि तीसरे बिट से उधार लेता हूँ। तीसरा बिट दूसरे बिट से बोलता है भैया मैं भी उधार नहीं दे सकता, रुको मैं अपने पड़ोसी बिट यानी कि चौथे बिट से उधार लेता हूँ। अब यहाँ पर चौथा बिट उधार देने में सक्षम है, इसलिए वो तीसरे बिट को उधार दे देता है। अब चौथे बिट से एक बिट उधार लेने के बाद तीसरे बिट की वैल्यू हो जाती है बाइनरी वैल्यू 1 0 यानी कि डेसिमल वैल्यू 2 और उधार देने के बाद चौथे बिट की वैल्यू रह जाती है 0। अब तीसरा बिट दूसरे बिट को उधार देगा तो दूसरे बिट की वैल्यू हो जाएगी 1 0 यानी कि डेसिमल वैल्यू 2 और उधार देने के बाद तीसरे बिट की वैल्यू रह जाएगी 1। अब दूसरा बिट पहले बिट को उधार देगा तो पहले बिट की वैल्यू हो जाएगी 1 0 यानी कि डेसिमल वैल्यू 2 और उधार देने के बाद दूसरे बिट की वैल्यू रह जाएगी 1। अब देखिए अब हम दाईं ओर से पहले बिट की वैल्यू 2 से 1 घटाएंगे तो होगा 1। दूसरे बिट वैल्यू यानी कि 1 - 1 0, तीसरे बिट की वैल्यू यानी कि 1 - 0 1 और चौथे यानी कि आखिरी बिट की वैल्यू होगी 0 - 0 = 0 और इस तरह से जो बाइनरी वैल्यू निकलेगा वह होगा 0 1 0 1। अब हम सीखते हैं बाइनरी में गुणा करना यानी कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसके नियम भी बिल्कुल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही हैं। नियम है 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। गुना करने का तरीका बिल्कुल डेसिमल सिस्टम जैसा ही है। इसके लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हम बाइनरी वैल्यू 101 यानी कि डेसिमल 5 को बाइनरी वैल्यू 11 यानी कि डेसिमल 3 से गुना करेंगे। सबसे पहले 101 को 1 से गुना करेंगे, इससे मिलेगा 101। अब दूसरे 1 को एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट करके 101 से गुना करेंगे। अब दोनों परिणामों को जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा बाइनरी का 1111 जो कि डेसिमल वैल्यू 15 के बराबर है। अब हम सीखते हैं बाइनरी में भाग देना यानी बाइनरी डिवीजन। इसके नियम भी बिल्कुल डेसिमल डिवीजन के जैसे ही हैं, जैसे कि 1 / 1 = 1, 1 / 0 नॉट वैलिड, 0 / 1 0, 0 / 0 नॉट वैलिड। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम बाइनरी वैल्यू 1010 यानी कि डेसिमल वैल्यू 10 को बाइनरी वैल्यू 10 यानी 2 से डिवाइड करेंगे। पहले बाइनरी वैल्यू 10 को लेंगे और देखेंगे कि क्या यह डिवाइजर 10 के बराबर है या उससे बड़ा। अब चूंकि यह बराबर है तो भागफल यानी पहले क्वोशिएंट में 1 को रखेंगे कुछ इस तरह। अब हमारे पास है 010, 10 में 01 नहीं आता, इसलिए 0 को क्वोशिएंट में जोड़ते हैं और अगले अंक को नीचे लाते हैं कुछ इस तरह। अब हम अपने आगे वैल्यू 10 को लेंगे जो कि यह बराबर है
तो हम भागफल यानी तीसरे क्वोशेंट में फिर से 1 को रखेंगे कुछ इस तरह। तो इस तरह से 1010 को 10 से डिवाइड करने पर बाइनरी वैल्यू 101 सामने निकल कर आता है। अब हम जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स का डिजिटल सर्किट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है और यही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिवाइस का आधार है। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सिग्नल हाई, सिग्नल लो और फ्रीक्वेंसी आदि के बारे में बताया था और ये भी जाना था कि कैसे बिट में इसी सिग्नल हाई और सिग्नल लो को 1 और 0 के जरिए डिनोट करते हैं। जितना बाइनरी बिट्स को जानना और समझना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लॉजिक गेट्स के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। ये एक बेसिक सर्किट होते हैं जो एक या अधिक इनपुट्स को लेते हैं और एक सिंगल आउटपुट देते हैं। लॉजिक गेट्स का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और विभिन्न डिजिटल सर्किट्स में किया जाता है। लॉजिक गेट्स के बारे में बेसिक जानकारी देने का मेरा मकसद आपको डिजिटल सर्किट, कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा प्रोसेसिंग के बुनियादी सिद्धांतों से अवगत कराना है। कुल मिलाकर टोटल 7 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी आधार पर इनके प्रकार निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला है एंड गेट। जब सभी इनपुट्स हाई यानी कि 1 होते हैं तभी आउटपुट भी 1 यानी कि हाई होता है, अन्यथा आउटपुट 0 यानी लो होगा। दूसरा है और गेट। जब कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट भी हाई होता है, अन्यथा आउटपुट लो होता है। तीसरा है नॉट गेट। जब भी कोई इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो होता है और यदि कोई इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई होता है। चौथा है नैंड गेट। इसके नियम एंड गेट के ठीक अपोजिट हैं। यहाँ पर जब सभी इनपुट्स हाई होते हैं तभी आउटपुट लो होता है, नहीं तो एक भी इनपुट यदि लो होगा तो आउटपुट भी हाई हो जाएगा। पांचवा है नॉर गेट। इसके नियम और गेट के ठीक अपोजिट हैं। यहाँ पर जब सभी इनपुट्स लो होते हैं तभी आउटपुट हाई होता है, अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट भी लो हो जाएगा। छठा है एक्सऑर गेट। यदि सारे इनपुट्स अलग अलग होते हैं तो आउटपुट हाई यानी कि 1 होगा, नहीं तो आउटपुट लो यानी कि 0 हो जाएगा। सातवां है एक्स नॉर गेट। यह एक्स और गेट का ठीक उल्टा है। इसमें जब सभी इनपुट्स एक समान यानी कि या तो सारे इनपुट्स हाई हों या फिर सारे इनपुट्स लो हों तभी आउटपुट हाई होगा, नहीं तो आउटपुट लो हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस के मेमोरी और डेटा स्टोरेज के बारे में जानेंगे। मेमोरी और डेटा स्टोरेज का उपयोग डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की तरह ही है। यहाँ पर भी डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी और तीसरा है कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी सीधे माइक्रो प्रोसेसर, कैश मेमोरी और सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी से कम्युनिकेट करती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी डेटा को प्रोसेस या एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी की मदद से ही डेटा को रीड या राइट कर पाता है। मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला है रैम, जिसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रैम एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी मेमोरी है जो पावर सप्लाई मिलते रहने तक ही डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है। पावर सप्लाई के डिस्कनेक्ट या इंटरप्ट होते ही इसमें स्टोर डेटा रिमूव हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम का साइज कैश मेमोरी से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर बड़े डेटा को यहीं से सीधा सेंड या रिसीव करता है, क्योंकि रैम की रीड राइट स्पीड किसी भी एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कई गुना ज़्यादा तेज होती है। सीपीयू डेटा को पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से लेकर यहीं स्टोर कर लेता है और फिर इस डेटा को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट या प्रोसेस करता है। रैम भी 2 तरह के होते हैं। पहला है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी होती है जो समय के साथ चार्ज को खो देता है, इसलिए इसे रिफ्रेश करना पड़ता है बीच बीच में। इसलिए रैम की कैपेसिटी के साथ ही इसके रिफ्रेश रेट वैल्यू को भी जरूर आपने नोटिस किया होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट उतना अच्छा रैम। दूसरा है एस रैम यानी स्टैटिक रैम। इसमें डेटा को फ्लिप फ्लॉप सर्किट में स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। यह एक बाइस्टेबल सर्किट है
जिसे ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स की सहायता से बनाया जाता है। इसमें इनपुट डेटा को लॉजिक गेट प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए आउटपुट को 0 या 1 में स्थिर रखा जाता है। चूंकि इसमें एक बिट डेटा को स्टोर करने में 4 से 6 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है और इसका सर्किट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। यह DRAM की तुलना में कम डेटा को स्टोर कर पाता है और यह काफ़ी महंगा भी होता है। SRAM का वर्क प्रिंसिपल DRAM से बिल्कुल अलग है। इसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी तेज होती है, इसलिए इसका उपयोग प्रायः कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से बहुत तेज गति से डेटा को एक्सेस कर पाता है, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी सुधर जाती है और प्रोसेसर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं दूसरे तरह की इंटरनल मेमोरी के बारे में, जो कि है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है। यह एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। इसमें डेटा को एक बार विशेष तरह से राइट कर देने के बाद सिर्फ रीड किया जा सकता है। यह एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें रैम की तरफ पावर इंटरप्ट या कट होने पर भी डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका उपयोग मुख्यतः फर्मवेयर और अन्य महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर के चालू होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे एक बार प्रोग्राम करने के बाद हम इसको दोबारा राइट या प्रोग्राम नहीं कर सकते। दूसरा है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग करके पुराने प्रोग्राम को हटाया जा सकता है और फिर से दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तीसरा है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज को देकर पुराने प्रोग्राम को हटा सकते हैं और फिर इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर में एक दूसरे तरह की मेमोरी भी होती है, जिसे कि एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। यह हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के सर्किट पर इनबिल्ट ना होकर अलग से पोर्ट या कनेक्टर के जरिए जुड़ी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा को बड़े पैमाने पर अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यहाँ पर पावर कट होने या फिर डिस्कनेक्ट होने पर भी डेटा लॉस नहीं होता और हम इसे दोबारा से रीड या राइट भी कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क टाइप। यह एक कॉमन और काफ़ी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, जिस पर काफ़ी बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर किया जाता है। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है, जिस पर डेटा को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर स्टोर किया जाता है और एक प्रकार के रीड राइट हेड के जरिए बाद में डेटा को लिखा या पढ़ा जाता है। दूसरा है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर में काफ़ी पॉपुलर और फास्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह कोई भी मैकेनिकल या मूविंग पार्ट नहीं होता, बल्कि इसमें डेटा को NAND गेट के लॉजिक पर ही डिजिटल फ्लैश फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यह एक प्रकार का फास्ट और रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है। तीसरे प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, जिसे हम सब USB फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव भी बोलते हैं। इसमें डेटा को NAND फ्लैश मेमोरी सेल्स में बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस पर डेटा को पेजेस और ब्लॉक्स के रूप में रीड और राइट किया जाता है। ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको आसानी से कैरी किया जा सकता है और हम डेटा का ट्रांसफ़र एक कंप्यूटर या मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में आसानी से कर सकते हैं। पांचवें प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी कार्ड, जिसका उपयोग आमतौर पर मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य पोर्टेबल डिवाइस में किया जाता है। मेमोरी कार्ड में डेटा को NAND गेट्स की मदद से स्टोर किया जाता है, जिस पर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रीड और राइट करने की क्षमता होती है। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के कट होने पर भी इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। छठा है NAS यानी कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जो कि एक नेटवर्क से जुड़ा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हार्ड ड्राइव और SSD दोनों ही तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह एक फाइल लेवल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज सर्वर होता है, जो कि LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है, जिस कारण से इसको कई यूजर्स एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यह ऐसी जगहों पर बहुत उपयोगी होता है जहां पर एक साथ कई लोग काम करते हैं और जिन्हें अक्सर फाइल शेयर, एक्सेस या स्टोर करना होता है, जैसे कि ऑफिस या बैंक। यह एक प्रकार का सेंट्रल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जो फाइल शेयरिंग को यूजर के बीच में काफ़ी आसान और सुरक्षित बनाता है। अब हम तीसरे तरह की मुख्य मेमोरी पर आते हैं, जो कि है कैश मेमोरी। यह एक छोटी लेकिन काफ़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो CPU और RAM के बीच में डेटा ट्रांसफ़र को आसान बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य
सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना और तेजी से डेटा को एक्सेस करना होता है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में कई गुना फास्ट होती है और यह सीपीयू को लगातार तेजी से डेटा प्रोसेस करने में हेल्प करती है। जब भी सीपीयू किसी डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो वह पहले कैश मेमोरी में चेक करता है। अब यदि डेटा कैश मेमोरी में होता है तो वह वहाँ से ही सीधा उसे एक्सेस कर लेता है, और यदि डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो यह फिर आगे बढ़कर रैम से डेटा को पुनः लेकर फिर से कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो दोस्तों, यह था हमारा बाइनरी सिस्टम का पूरा सफ़र। उम्मीद है कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम और इसके एप्लीकेशंस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।